चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम 2020 जो वेटिंग में है वहाँ पर। और ऐसा है कि इससे एक क्वेश्चन आना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2020 में वेटिंग क्वेश्चन से आना चाहिए, इससे ऐसा मेरा मानना है। बात करेंगे समाजवाद की। हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना आपके मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे हैं और प्रस्तावना के अध्ययन के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला सवाल हमारा, इसमें हम लोग संप्रभुता पढ़ चुके हैं और भी टॉपिक हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। इसलिए अब बात करेंगे समाजवाद की। समाजवाद है क्या? समाजवाद का भारतीय संदर्भ क्या है? समाजवाद व साम्यवाद में अंतर क्या है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या तात्पर्य है और भारत के लिए आवश्यक क्यों है? पहले हम देखेंगे इसका मुद्दा इशू नंबर 2, समाजवाद व साम्यवाद में अंतर। समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं और साम्यवाद को इंग्लिश में कम्युनिज्म कहते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में बेसिकली अंतर है। साम्यवाद एक प्रकार से निरपेक्ष समानता की बात करता है। निरपेक्ष समानता का मतलब होता है एब्सोल्यूट इक्वलिटी। यहाँ पर अब बात करेंगे एब्सोल्यूट इक्वलिटी का क्या मतलब है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब है कि लगभग सभी, यानी कि जैसे कि मान लो ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है और छोटी लाइनें, सबको क्या कर दें, सब में बराबर बराबर बांट दें, यानी सबके पास समान मात्रा में क्या क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, सब में एब्सोल्यूट इक्वलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट इक्वलिटी की अगर बात की गई है तो यहाँ पर और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर अब एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात की गई है तो यहाँ पर क्या है, हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जितने भी साम्यवादी देश हुए हैं राजनीतिक व आर्थिक तौर पर, वहां पर हिंसा को प्रमुख अस्त्र बनाया गया है और ऐसे समाजों में हिंसक आंदोलन चलते रहे हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें, अगर हम साम्यवादी आंदोलन की बात करें तो भारत में जो नक्सल है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के साम्यवाद से अभिप्रेरित है। वो ये माओ के साम्यवाद से अभिप्रेरित है। अब बात करेंगे माओ कौन थे। अगर हम यहाँ पर माओ की बात करें तो एक मार्क्स जो साम्यवाद के प्रणेता थे और मार्क्स के बाद माओ। मार्क्स ने साम्यवाद को मजदूरों के आधार पर सफल बनाने का प्रयास किया था। माओ ने मजदूरों को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया, किसान। क्योंकि चीन में औद्योगिक क्रांति ना के बराबर थी, उद्योगों का स्थापना ना के बराबर थी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि का विस्तार ज़्यादा था। इसलिए माओ ने किसानों को ही अपने आंदोलन में प्रमुख जगह दी और ये भी आंदोलन कैसा था, हिंसक आंदोलन था। हिंसक का मतलब ताकत के बल पर सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, जिससे जिसके पास अधिक धन है उससे धन छीना जा सके और सारी संपत्ति का क्या किया जा सके, राष्ट्रीयकरण किया जाए। और साम्यवादी कॉन्सेप्ट्स में निजी संपत्ति की बात नहीं की जाती, यानी निजी संपत्ति को यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात कर रहे थे समाजवाद की। अब समाजवाद का भारतीय से, तो भारत में साम्यवाद न अपनाकर क्या अपनाया गया है, समाजवाद। और भारत का जो समाजवाद उसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद से मतलब है कि यहाँ पर जो समाजवाद का प्रकार है वो एक क्रमिक तरीके से, परिवर्तन तो यहाँ भी आएगा, परिवर्तन तो इस समाजवाद में भी उद्देश्य है कि परिवर्तन तो यहाँ भी लाया जाए,
लेकिन यहाँ पर हिंसा को माध्यम नहीं माना जाता, यहाँ पर तोड़ फोड़ को माध्यम नहीं माना जाता, यहाँ पर बंदूक की बात नहीं की जाती, यहाँ पर बैलेट की बात की जाती है। बैलेट से मतलब है चुनावी पत्रों से। यहाँ पर किसी प्रकार के हड़ताल तालाबंदी की बात नहीं की जाती, यहाँ पर किसी प्रकार के निजी धन को समाप्त करने की बात नहीं की जाती। तो समाजवाद भी बात करता है, समाजवाद बात करता है, यहाँ पर जो बात की जाती है वो की जाती है सापेक्षिक समानता की। वो भी सापेक्षिक समानता कैसे लाई जाएगी? लोकतांत्रिक तरीकों से। और लोकतांत्रिक तरीकों से मतलब होगा यहाँ पर तरीके कैसे होंगे? क्रमिक होंगे, हम क्रमशः लाएंगे। जैसे कि भारत में अनेक बार चुनाव हुए, चुनाव में कहीं ना कहीं एक समाजवादी एंगल होता है, और यहाँ पर अनेक समाजवाद के नाम पर समाजवाद का स्लोगन लिए, समाजवाद का ठप्पा लिए अनेक राजनीतिक दल भारत में राजनीतिक पटल पर उपस्थित हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो समाजवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते वो खुद पूंजीपति हो गए। तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी। तो लोकतांत्रिक तरीकों से, यानी कि चुनाव के माध्यम से, वेलफेयर स्टेट के माध्यम से, वेलफेयर इकोनॉमी के माध्यम से यहाँ पर क्या की जाती है? समाजवाद को लाने का प्रयास किया जाता है। मैंने इन 2 मुद्दों को या 3 मुद्दों को आपको समझाने का प्रयास किया है। अब समाजवाद से मतलब क्या है? समाजवाद एक प्रकार से, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा देखें, एक वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की बात करता है। एक ऐसे समाज की बात करता है जिसमें समानता हो, एक ऐसे समाज की बात करता है जिसमें शोषण ना हो। शोषण की कोई जगह नहीं है समाजवाद में। यानी समाजवाद किसकी बात करता है? समाजवाद समानता की बात करता है। समाजवाद आर्थिक अधिकारों की बात करता है। समाजवाद सामाजिक अधिकारों की बात करता है। समाजवाद राजनीतिक अधिकारों की बात करता है। तो बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो समाजवाद मात्र एक कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। समाजवाद वो कॉन्सेप्ट है जिस पर देश की आर्थिक नीतियाँ चल रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है। प्रेजेंट टाइम में जो इस वक्त भारत में या पूरी दुनिया में कोरोना इमरजेंसी लगी हुई है, इसमें भी हम लोग एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं। लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं, उनको उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, सरकार की तरफ से इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक प्रकार से समाजवादी पहलू यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। अब बात करेंगे भारत के लिए आवश्यक क्यों है। ये भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी विकासशील देश हो, यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में विकसित देश भी, क्योंकि असमानता ऐसा नहीं कि विकसित देशों में नहीं है, यहाँ भी जैसे प्रेजेंट टाइम में यूएसए में, आज के वक्त यूएसए में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब जो बेरोजगारी भत्ता यूएसए में दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी समाजवाद या सोशलिज्म की बात करता है। तो ये बेरोजगारी भत्ता जो है वहाँ पर, यानी ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में समाजवाद नहीं है। विकसित देश पूरी तरह से पूंजीवाद को अपनाए हुए हैं। विकसित देशों में भी समाजवाद का पहलू यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर चाहे विकासशील देशों विकासशील देशों में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स की क्या है, यहाँ पर हमें अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, देश की अधिकांश आबादी बीपीएल सेक्टर में थी। यानी देश ने हमें विकास करना था। हमारे पास न सामाजिक, न भौतिक अवसंरचना थी, न हमारे पास सामाजिक अवसंरचना का कोई ताना बाना था, न भौतिक अवसंरचना का ताना बाना था। और देश के एक बहुत बड़े समूह को आज़ादी के वक्त भी
और आज भी सरकार के वेलफेयर लोक कल्याणकारी कामों की आवश्यकता थी। इसके अलावा जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद, इस प्रकार के जो प्रवृत्तियां हैं वो भी भारतीय समाज में या भारत में आज़ादी के समय पर्याप्त रूप से थी। इन सबका समाधान के तौर पर समाजवाद को एक ऑल सॉल्यूशन, समाजवाद को एक प्रकार की एक कुंजी के रूप में देखा गया कि इन सबका हम क्या करेंगे, इन सबका हम सॉल्यूशंस कर देंगे। सारी समस्याओं का ये क्या है, एक प्रकार से समाधान के तौर पर समाजवाद क्या होता है, उपस्थित होता है। तो समाजवाद जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, जैसे कि गरीबी की समस्या, जैसे कि शोषण की समस्या, जैसे कि अधिकारों की समस्या, जैसे शिक्षा की समस्या, जैसे खाने की समस्या, जैसे सामाजिक अवसंरचना की समस्या, भौतिक अवसंरचना की समस्या, तो सारी समस्याएं जो किसी भी देश में होती हैं, जातिगत समस्याएं, असमानता, तो इस सारी समस्याओं को किसमें देखा गया, समाजवाद को एक सारी समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए भारतीय संविधान में इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको जगह दी गई या इसको एक आंग संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब समाज एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में ऐसे भी सवाल आए हुए हैं। अगर आप पिछले सालों के सवाल देखोगे कि प्रस्तावना में समाजवाद ने पूरे संविधान को अध्यारोपित कर रखा है, यानी पूरे संविधान में समाजवाद ही समाजवाद दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के सवाल भी इसमें आए। समाजवाद के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, समाजवाद के गैर संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, वर्तमान समय में किन प्रावधानों में समाजवादी पहलू दिखाई पड़ता है, इस प्रकार के सवालों का सामना आपको मुख्य परीक्षा के एग्जाम्स में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चार्ट डायग्राम, इस प्रकार की भी डायग्राम दे सकते हैं जो मैंने भी आपकी स्क्रीन पर बनाया है, तो आप इसको देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है। तो समाजवाद व साम्यवाद में अंतर क्या है, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो निरपेक्ष समानता की बात करती है। इसमें अब हम इन सब विचारधाराओं को हम लोग एक अलग से भी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम साम्यवाद समाजवाद को हम और भी डिटेल में बताएंगे। अभी तो हम केवल पॉलिटी के पर्पज से बता रहे हैं, और वहाँ पर इसको हम सारी राजनीतिक विचारधाराएं, जो उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, यानी दर्शन शास्त्र का जो सेकंड पेपर का जो राजनीतिक व सामाजिक दर्शन है, हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा निबंध के पेपर में और संविधान के पेपर में पर्याप्त रूप से मिलता है। तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर केवल उतने ही देख रहे हैं जितना हमें आवश्यकता है, जितना संविधान को पढ़ने के लिए आवश्यकता है। नहीं तो साम्यवाद को पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए, 2 आवर्स का लेक्चर समाजवाद और साम्यवाद को केवल क्लियर करने के लिए चाहिए। तो बात यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। हमने अभी जो जाना, अभी जो देखा, समाजवाद क्या है, ये लोकतांत्रिक तरीकों से, एक क्रमिक तरीकों से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो जाति विहीन हो, वर्ग विहीन हो, संप्रदाय विहीन हो, शोषण से रहित हो, समानता वाली हो। इस प्रकार की व्यवस्था लाना ही क्या है, समाजवाद है। तो समाजवाद भारत में एक तरीका कौन सा अपनाया गया है, भारत में समाजवाद आने का तरीका क्या है, क्रमिक तरीका है। हम क्रमशः सुधार चाहते हैं, हमारा सुधारों का एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं, हम क्रमशः सुधार चाहते हैं। और सुधारों का जो आधार है, सुधारों के पीछे जो सिद्धांत है, सुधारों के पीछे सिद्धांत है, वो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, लोकतांत्रिक समाजवाद की हम बात करते हैं। और भारत के लिए आवश्यक क्यों है, इसमें बहुत सारे पॉइंट दे सकते हो। आज़ादी के बाद सामाजिक संरचना बनानी थी, आज़ादी के बाद भौतिक संरचना बनानी थी, यहाँ तक कि वर्तमान समय में बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको समाजवादी या समाजवादी कॉन्सेप्ट के तहत जिसको मदद की आवश्यकता है। देश में भुखमरी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, शोषण की समस्या थी, जातिवाद था, असमानता थी। इन सारी समस्याओं का समाधान किसमें ढूंढा गया, इन सारी समस्याओं का समाधान समाजवाद में ढूंढने का यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर प्रयास किया गया। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ पर जो आपने अभी तक इतना पढ़ा है, यहाँ से भी कई सारे सवाल बनते हैं। क्या समाजवाद है क्या,
MP PCS में, झारखंड PCS में छोटे सवाल पूछे जाते हैं कुछ, वहाँ पर आप इस प्रकार का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। और आपकी आंसर राइटिंग तब तक सही नहीं मानी जाएगी जब तक आप किसी आंसर की शुरुआत अंत 10 तरीके से कम ना कर लें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ाने वाले, वैसे मुख्य परीक्षा को प्रॉपर किसी ने नहीं पढ़ाया पूरे यूट्यूब पे। तो मेरा प्रयास है आपको मेंस एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाए, जिससे हिंदी माध्यम से बेहतर रिजल्ट निकल कर आ सकें, हिंदी माध्यम से पुनः टॉप 10 में लोग जगह बना सकें। इस प्रकार का प्रयास मेरा है, आगे प्रयास जारी रहेगा अगर आप सबका सहयोग रहा। समाजवाद पर हम आगे एक वीडियो और देखेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लाइव आए बगैर मुख्य परीक्षा की पढ़ाई संभव नहीं है। और जो भी समस्या हो, अभी समाजवाद कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली हम वीडियो में समाजवाद के संवैधानिक प्रावधान, समाजवाद के गैर संवैधानिक या संवैधानेतर प्रावधानों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।